आप एक फ्रेशर हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट आपको इंटरव्यू के लिए फाइनल कॉल नहीं आ रही है। क्या कारण है कि आपको कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही है? इवन कि अच्छी स्किल्स है, उसके बाद भी आपको इंटरव्यू से कॉल नहीं आती है। आज इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है आपका एक बेहतरीन रिज्यूम। आपका एक रिज्यूमे कितना अच्छा होना चाहिए उस पे आज हम डिस्कस करते हैं। एक जो रिज्यूमे होता है, अगर वो रिज्यूमे काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, तो वो रिक्रूटर्स को एक ही नज़र में इम्प्रेस करता है और आप एक इंटरव्यू के लिए कॉल पाते हैं। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको अपना रिज्यूम कैसे बनाना है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आजकल के ज़्यादातर बच्चे की प्रैक्टिस क्या होती है, वो इंटरनेट से बहुत सारे टेम्पलेट्स उठाते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी के रिज्यूमे होते हैं। उन रिज्यूमे को डाउनलोड करके उसको बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन एडिट करके और उस रिज्यूमे का वो इस्तेमाल करने लगते हैं किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। आपको पता है जो इंटरनेट पे चीज़ें पड़ी होती हैं उनका इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? जब किसी भी कंपनी के एचआर के पास सेम टाइप के रिज्यूम्स आएंगे तो उस एचआर को क्या आप इम्प्रेस कर पाएंगे? एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता। जब भी किसी भी कंपनी में कोई पोस्ट निकलती है तो उसके लिए हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों एप्लीकेंट्स होते हैं। तो उस टाइम एचआर के लिए भी एक चैलेंजिंग होता है कि यहाँ पर अच्छे चीज़ों को कैसे शॉर्ट लिस्ट करें, अच्छे कैंडिडेट को कैसे शॉर्ट लिस्ट करें। तो हार्डली एक एचआर जो है किसी भी रिज्यूम में 10 से 12 सेकंड का टाइम देते हैं या मिनिमम 1 मिनट का टाइम देंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 1 मिनट के एट एक ग्लांस में वो चेक कर लेंगे आपका रिज्यूमे और आपका जो कवर लेटर है वो आपको बता देगा कि आप कितने प्रोफेशनल हैं और आप कितना अच्छे से आप अपने को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फ्रेशर्स के लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट होने वाले हैं तो आपके लिए एक रिज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट है आज हम डिस्कस करते हैं। मतलब आपका रिज्यूमे आपका लेंथी नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई हो और अट्रैक्टिव वे में दी हो, अच्छा फंड का इस्तेमाल किया गया हो, अच्छी हेडिंग्स का इस्तेमाल किया गया हो, कलर कम्बिनेशंस अच्छे हों और आपने अपने पूरी चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को ये समझना होता है कि एक रिज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक रिज्यूमे में होती है आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के बाद होता है आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरी चीज़ होती है आपका एजुकेशंस क्या क्या है, आपने क्या क्या कर लिया है अभी तक। उसके बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन होता है, इसके बाद फिर आपकी स्किल्स का सेक्शन होता है, उसके बाद फिर लैंग्वेज का होता है, फिर 1-2 सेक्शंस और आप अपने रिज्यूम को अच्छा करने के लिए उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने जितने पार्ट बताए वो तो मैंडेटरी हैं। वो किसी भी कोर्स का बच्चा है, चाहे वो नर्सिंग का है, चाहे वो फार्मेसी का है, इंजीनियरिंग का है, किसी भी स्ट्रीम से बच्चा है, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, उसको ये सारी पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है ये आपकी रिज्यूम में होगी ही होगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक जो रिज्यूमे होता है उसका अच्छे से लिखना और मतलब एरर फ्री, पंक्चुएशन फ्री रखना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिज्यूमे में पंक्चुएशन की गलती कर दी या आपका फॉर्मेट अच्छा नहीं है, आप कितने भी पोटेंशियल कैंडिडेट हैं लेकिन आप उस एचआर को आप इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे जो आपकी सीवी को शॉर्ट लिस्ट कर रहा है या कर रही है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप एक इंटरव्यू के लिए कॉल पाइए जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सकें कि आप कितना नॉलेजेबल है और आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल्स उस रिज्यूमे में ही उसको दिख जाए, आप डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए कॉल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हर जगह टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आपके काम को आसान करती है। आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आप इवन कि मेडिकल में, आप इंजीनियरिंग से नहीं, आप मेडिकल फील्ड से हैं, तब भी आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। आपको मशीन चलाना, आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर पे काम करना,
ये सारी स्किल्स आपके अंदर आनी चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका एक ईमेल होना चाहिए। आजकल ईमेल बनाना बहुत आसान है। आप जीमेल है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो फ्री ईमेल सर्विसेज देती हैं। तो गूगल की एक ईमेल सर्विसेज है जीमेल है, आप उसमें अपने जीमेल अकाउंट बना लीजिए। जैसे आप उसमें जीमेल अकाउंट बना लेंगे ना, एक उनका एप्लीकेशन पार्ट है डॉक्यूमेंट्स का, जहाँ पर आपको ऑनलाइन कुछ सॉफ्टवेयर, ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल कराते हैं। जैसे उनका डॉक्स हो गया, उनका एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट है, मतलब जो आप कंप्यूटर में करते हैं वो सारी चीज़ें ऑनलाइन करने लगेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि आपको अपना जीमेल अकाउंट बनाना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट पे जाना है और वर्ड में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ये वर्ड वही सॉफ्टवेयर है जो आप कंप्यूटर में MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो सारे टूल्स अवेलेबल होंगे, सिमिलर टूल्स हैं और ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप अपने रिज्यूमे में, जो रिज्यूमे में लिखने वाले हैं, उसका आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए। एक कागज़ पे लिख लीजिए आपके पास क्या क्या सारी इंफॉर्मेशंस हैं, आपका एजुकेशन डिटेल्स क्या है, आप कौन कौन सी स्किल्स समझते हैं, आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं, आपने इंटर्नशिप में क्या क्या किया है, इंटर्नशिप आपने कहाँ से की है, आपने इंटर्नशिप में क्या आपने इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया, क्या सीखा, आपने कितनी रिपोर्ट्स उसमें बनाई और आपकी रिपोर्ट एक्सेप्टेबल हुई कि नहीं हुई। ये सारी डिटेल्स को आप एक पेज पे लिख लीजिए, जिससे आपको जब आप सॉफ्टवेयर में उसका लेआउट बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जो कि वो स्टैंडर्ड सभी लोग कॉमन यूज करते हैं। जैसे आप एक वर्ड पे आप एक रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसका मार्जिन सिमेट्रिकल कितना होना चाहिए। तो 1 इंच एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि सिमेट्रिकल जो मार्जिन है वो 1 इंच का होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपना मार्जिन देख लीजिए, आपके पेज का जो मार्जिन जहाँ पर आप टेक्स्ट लिखने वाले हैं, इससे आपका लेआउट बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा। फिर आप इंटरनेट पे गूगल में, जैसे मैंने बताया कि आप जब डॉक पे होंगे तो सबसे पहले आप कुछ प्रैक्टिस इस्तेमाल करिए। आप वहाँ टेम्पलेट्स देखेंगे तो ऑलरेडी कुछ रिज्यूमे के टेम्पलेट पड़े हैं, उन टेम्पलेट का आप इस्तेमाल करके आप उस पर अपनी डिटेल्स को रखना स्टार्ट करिए। जैसे आप टेम्पलेट पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर सबसे आपकी एक पर्सनल डिटेल आती है विद फोटोग्राफ। आपको सिंपल पर्सनल डिटेल्स में, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना नाम लिखिए और आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप वो लिख दीजिए। जैसे आप अभी फार्मेसी कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, तो आप लिख दीजिए बी फार्मेसी और 7th सेमेस्टर या लिख दीजिए बी फार्मेसी लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, ईमेल लिखिए। ईमेल लिखने के बाद आपको अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल लिखनी है। इम्पॉर्टेंट आजकल ये माना जाता है कि एक लिंक्डइन एक ऐसा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोफेशनल्स लोग यूज़ करते हैं। वहाँ पर आपकी एंट्री होने का मतलब ये है कि आपके एक वर्ल्ड कम्युनिटी है प्रोफेशनल्स की, आपने अपनी प्रेजेंस वहाँ पर बना ली है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपका लिंक्डइन में आपका अकाउंट होना चाहिए। आप लिंक्डइन में अपना अकाउंट बनाइए, साइन अप करिए। जैसे जैसे आपको वहाँ पर वो बोल रहा है वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करके वहाँ डिटेल्स फिल करिए। और लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है, आप वहाँ प्रोफाइल पे वो उस URL को मेंशन करिए, जिससे रिक्रूटर अगर वेरीफाई करना चाहे तो वो उस पर क्लिक करके आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जा सकता है, वहाँ से भी डिटेल्स आपकी ले सकता है। ये बात हो गई आपकी पर्सनल डिटेल्स की। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव को सबसे लास्ट में करते हैं, जैसे समरी सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि जब हम अपना सारी चीज़ों को एक बार लिख लेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, अच्छे से उसको लिख पाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है आपकी एजुकेशन डिटेल्स क्या है। एजुकेशन डिटेल में आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है। मतलब सबसे पहले आपको, जैसे आप जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन की डिटेल लिखिए। ग्रेजुएशन डिटेल लिखने के लिए आपको सबसे पहले आप कोर्स लिखिए, कहाँ से कर रहे हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और अभी तक आपके कितने एग्रीगेट मार्क्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये होती है, जिनका एकेडमिक अच्छा नहीं होता, जिनका स्कोर एकेडमिक में अच्छा नहीं होता है, वो थोड़ा सा परसेंटेज नहीं लिखते हैं, परसेंटेज को हाइड करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट होता है उनके लिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं 70, आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट डिवीज़न, या मतलब पास लिख सकते हैं कि टिल नाउ मतलब इतने सारे ग्रेड हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी से आपकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा हाइड करेंगी। लेकिन बी हॉनेस्ट, आप रिज्यूम लिखने के टाइम में आप बी हॉनेस्ट रहिए। आपको अपनी सारी डिटेल्स
अच्छे से देनी है और गलत इन्फॉर्मेशन तो देनी नहीं है। आपको गलत परसेंटेज नहीं लिखना है, आपको कोई गलत या फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने रिज्यूमे में नहीं रख सकते हैं। ये बात हो गई आपकी एकेडमिक की डिटेल्स की। आप सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन के बारे में लिखिए, फिर अपना 12th के बारे में लिखिए, फिर 10th के बारे में लिखिए। ये आपकी एजुकेशनल डिटेल हो गई। उसके बाद एक्सपीरियंस का पार्ट आता है, एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है। आपका जो रिज्यूमे होता है ना, वो सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है, जो कि एक वाइट स्पेस के थ्रू सेक्शंस डिवाइड रहते हैं जो क्लियर रहते हैं। ये फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है कि आपका जो लेआउट है रिज्यूम का, वो बहुत ही एकदम क्लीन होना चाहिए कि एचआर को एक ही ग्लांस में आपको इंफॉर्मेशन, उसको नेविगेशन करने में दिक्कत ना जाए और पहले ही नज़र में एचआर को आपका जो रिज्यूमे है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, इम्प्रेसिव लगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी अपना रिज्यूम के लेआउट में आप काफ़ी अच्छा मेहनत करिए। कंटेंट तो आप लिख लेंगे, लेकिन लेआउट पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लैब इस्तेमाल करिए अपनी कॉलेज की, वहाँ पे बैठ के आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आती है आपका एक्सपीरियंस क्या है। हालांकि फ्रेशर है तो आपका किसी कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं होगा नेचुरली, बट अगर आप अपनी इंटर्नशिप की डिटेल लिख सकते हैं, आपने किस कंपनी से आपने इंटर्नशिप की है, वो भी आपका एज एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। आपने वॉलंटियर कोई चीज़ें परफॉर्म की है, कोई चीज़ काम, किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, वो भी आप अपने एक्सपीरियंस में मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी। उसके बाद फिर आप अपनी स्किल्स को शो करते हैं। स्किल्स दो तरह की होती है, एक हार्ड स्किल्स होती है, एक सॉफ्ट स्किल्स होती है। हार्ड स्किल्स टेक्निकल स्किल्स होती है, जैसे आप किसी कोर पार्ट पे आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना आता है, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, आप कुछ कोड लिख सकते हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें लिख सकते हैं। तो आपको अपनी स्किल्स को प्रॉपर डिस्क्राइब करना है, जो आपके रिज्यूम को एक नया एज देगा। जैसे आपकी हॉबीज़ क्या है, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा रहा है, मतलब ये थोड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आपका रिज्यूम थोड़ा थोड़ा चेंज होता है जैसे जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होती है। आपका एक ही रिज्यूम को आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लोग गलती करते हैं इसमें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करें तो उस जॉब के डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को मॉडिफाई करिए और फिर आप उसको सेंड करिए। उसके बाद फिर आप देखिए आप रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। उसके बाद फिर आपके सबसे पार्ट जो रिज्यूम का होता है डिक्लेरेशन में आप मेंशन करिए कि आपके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सही है। तो एक ये बेसिक रिज्यूम का फॉर्मेट होता है। इस रिज्यूम के फॉर्मेट को आपको इस्तेमाल करना है। एक रिज्यूमे को बनाने के लिए फंट का इस्तेमाल, फंट क्या इस्तेमाल करेंगे, फंट की साइज़ क्या रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एक स्टैंडर्ड फंट नाटो होता है, उसकी 10 से 12 फंट साइज यूज़ करते हैं साइज़ में। ये काफ़ी रीडेबल होता है, ऐसा नहीं कि आप इससे बहुत छोटा आपने फंट इस्तेमाल कर लिया, एचआर को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आपने बहुत बड़ा फंट इस्तेमाल कर लिया जो बहुत ही ऑड लग रहा है। तो कुछ प्रोफेशनल या कुछ वर्किंग ऑलरेडी इस पे हो चुकी है, तो ये साइजेस रिकमेंड की जाती है। हालांकि आप कुछ अपनी तरफ से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें सही लग रही हैं कि गलत लग रही हैं। ये बात होगी रिज्यूमे की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रिज्यूमे और कवर लेटर में आप प्रैक्टिस करिए, उसको अच्छा करने की कोशिश करिए। लिंक डिस्क्रिप्शंस में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको रिज्यूम लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे रिज्यूम में यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ, इस रिज्यूम को मैं और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूम ही आपको कंपनी से इंटरव्यू के लिए चांस दिला सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आज की इस वीडियो के लेक्चर में हमने जाना कि हम एक रिज्यूम का एक कॉमन, एक फ्रेशर्स के रिज्यूम के क्या क्या सेक्शंस होते हैं जो कि उसको समझना ज़रूरी होता है और कवर लेटर बनाना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।